दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एएमयू क्लास के कला सीरीज के आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, तैयार हो जाइए अपने कमेंट्स को फटाफट मेरे उत्तर से देने से पहले। और दूसरी बात ये कहूँगा कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर सचमुच मुझसे लगाव है तो हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और दूसरे से भी फॉलो करवाएं, शेयर करवाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है, देखिए। समृद्धि का सिंहासन नामक चित्र में कितने चरण प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किए गए हैं। यहाँ चित्रण हो गया है, चित्रित रहेगा। ठीक है, समृद्धि का सिंहासन एक चित्र है दक्षिणी शैली का बना हुआ। ठीक है, और इस चित्र में कितने चरण प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया, यानी कितने चरण में वो चित्र बनाया गया है। समृद्धि का सिंहासन 10 चरण में वो चित्र बना है, 7 चरण उसमें बने हुए हैं, 5 चरण उस चित्र में बने हुए हैं, या फिर उसमें 3 चरण के चित्र बने हुए हैं। यानी दक्षिणी शैली का ये बना हुआ चित्र है एक। ठीक है, और इसमें चरणों की संख्या कितनी है, तो पहले प्रश्न के उत्तर की शुरुआत हम लोग करेंगे। उम्मीद है आपका कमेंट्स मुझसे पहले आ गया होगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर है मित्रों बी, 7 चरण। कितने चरण में बना है वो चित्र? 7 चरण में, और 7वें चरण पे जाके राजा अपने सिंहासन पे उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, बीजापुर के रागमाला चित्रों में स्त्रियों को दिखाया गया है उत्तरी वेशभूषा में, या पश्चिमी वेशभूषा में, पूर्वी वेशभूषा में, या दक्षिणी वेशभूषा में। ठीक है, तो दक्षिणी शैली का जो बीजापुर है, तो बीजापुर के रागमाला जो चित्र हैं उसमें स्त्रियों को कौन से मतलब कौन से दिशा के वेशभूषा में दिखाया गया है। ठीक है, तो मित्रों इनको दिखाया गया है दक्षिण वेशभूषा में। दक्षिणी वेशभूषा में उस समय के रागमाला चित्रों की स्त्रियों को दिखाया गया है बीजापुर के। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, गोलकुंडा के शुरुआती चित्रकला में चित्र बनाए गए थे बड़े आकार में, छोटे आकार में, दोनों ही आकारों में, या इनमें से कोई नहीं। गोलकुंडा शैली, दक्षिणी शैली का गोलकुंडा शैली। तो गोलकुंडा के शुरुआती चित्रकला में, यानी जब प्रारंभिक जो चित्रकला शुरू हुई गोलकुंडा की, तो उसमें चित्र किस आकार के बनाए गए थे। तो मित्रों उसमें चित्र बड़े आकार के बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? बड़े आकार के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि गोलकुंडा चित्र शैली की शुरुआती प्रमाण दीवाने हासिफ के कितने लघु चित्र हैं। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि गोलकुंडा चित्र शैली के जो शुरुआती प्रमाण है, दीवाने हासिफ ग्रंथ है, उस दीवाने हासिफ ग्रंथ के कितने लघु चित्र हैं जो गोलकुंडा चित्र शैली के शुरुआती प्रमाण हैं। ये प्रश्न हमारा कह रहा है। 2 लघु चित्र हैं, या 3 लघु चित्र हैं, 5 लघु चित्र हैं, या फिर 7 लघु चित्र हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे साथियों, अगर सचमुच आपको प्यार मोहब्बत है हमारे इस चैनल से और हमारे इस मेहनत से, तो हमारे फेसबुक पेज का सपोर्ट आप करेंगे और दूसरों को भी हेल्प जरूर करेंगे कराने के लिए। मैं ये उम्मीद करूँगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं बाकी सब। तो अगला प्रश्न आपके जो कहना था उसका सही जवाब जो है वो है 5 लघु चित्र। ठीक है, दीवाने हासिफ के कितने लघु चित्र हैं? 5। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, बागीचे में कवि मोहम्मद अली किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, या इनमें से कोई नहीं। बागीचे में कवि मोहम्मद अली किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? तो मित्रों यह है आपके गोलकुंडा शैली का उत्कृष्ट चित्र। ठीक है,
राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस संग्रहालय में प्रेजेंट टाइम में सुरक्षित रखा गया है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। चांद बीबी पोलो खेलते हुए प्रेजेंट टाइम में इसे सुरक्षित रखा गया है मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है बसौली शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय था रसमंजरी, रागमाला, चौरपंचाशिका या यह सभी। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से उत्तर को दीजिएगा। बसौली शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय इसमें से कौन सा रहा? तो उनका प्रिय विषय जो था वो था रसमंजरी। क्या था? रसमंजरी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार कौन थे? पंडित सेव, मनकू, नैनसुख या मनोहर। तो लाइक शेयर के साथ प्यारे कमेंट्स, और उम्मीद करूंगा कि आज हमारे हम्बल रिक्वेस्ट को ज़रूर आप लोग सपोर्ट देंगे फॉलो के रूप में फेसबुक को। तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार जो थे उनका नाम था नैनसुख। क्या नाम था? नैनसुख। और नैनसुख जो थे वो पंडित सेव के पुत्र थे और मनकू भी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है। प्रार्थना करते बलवंत सिंह नामक चित्र को चित्रित किया खुशाला ने, नैनसुख ने, फट्टू ने या मनोहर ने। क्या है? प्रार्थना करते बलवंत सिंह, ये चित्र है और इस चित्र को किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो इस चित्र को नैनसुख ने चित्रित किया है। किसने? नैनसुख ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है कौन सी शैली भारतीय शैलियों में सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक चित्रण शैली है? इसमें से कौन सी शैली है जो भारतीय शैलियों में सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक चित्रण शैली है? चंबा शैली है वो, गुलेर शैली, कुल्लू शैली है या फिर कांगड़ा शैली? शानदार प्रश्न, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, और पूरी उम्मीद है कि आपके परफॉर्मेंस आज भी बेस्ट होंगे, बेस्टम में बेस्ट होंगे। ठीक है। तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कांगड़ा शैली। सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक चित्रण शैली कांगड़ा शैली, जो कि राजा संसार चंद्र के संरक्षण में पली बढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, ध्यान से प्रश्न देखिएगा। भागवत पुराण के चित्र में कितने अध्यायों के एक समूह का अंकन है? भागवत पुराण के चित्र में कितने अध्यायों के एक समूह का अंकन है? 5 अध्यायों के एक समूह का अंकन है उसमें, या 4 अध्यायों के, 3 अध्यायों के, या फिर 2 अध्यायों के? ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि फॉलो जरूर करेंगे, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे हम्बल, उसको भी सपोर्ट दीजिए हमारे चैनल की तरह। ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न और इसका सही जवाब हमारा जो होगा वो हो जाएगा 5 अध्यायों के। कितने अध्यायों के एक समूह का अंकन है भागवत पुराण के चित्र में? 5। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कहाँ के कलाकारों द्वारा अष्ट नायिकाओं का चित्रण किया गया? अष्ट मतलब 8,
ठीक है, अष्ट मतलब 8 की बात कर रहा है। कहाँ के कलाकारों द्वारा? राजस्थानी कलाकारों द्वारा किया गया था, मुगल कलाकारों द्वारा, पहाड़ी कलाकारों द्वारा, या इनमें से किसी भी कलाकारों द्वारा नहीं। अष्ट मतलब 8, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहाड़ी कलाकारों के द्वारा अष्टनायिकाओं का चित्रण किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, किस शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकारों का प्रिय विषय बारहमासा बन गया? बारहमासा जो कि ऋतुओं संबंधित चित्रण के लिए जाना जाता है ये ग्रंथ। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ऋतु संबंधित है, यहाँ सवाल हमारा प्रश्न ये है कि किस शताब्दी के दौरान जो पहाड़ी चित्रकार थे उनका प्रिय विषय चेंज हो गया और बारहमासा बन गया, मतलब ऋतुओं से संबंधित चित्रकारी करने लगे। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी? तो इसका सही जवाब है 19वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? 19वीं शताब्दी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न का कहना है, केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया के कौन से अध्याय में बारहमासा का वर्णन किया गया है? आराम से पढ़ रहे हैं और आराम से प्रश्न को उत्तर दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट में बहुत कुछ गलत हो जाता है, यही नहीं एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आदत आपको बना के रखनी पड़ेगी। केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया जो ग्रंथ है उसमें उसके कौन से अध्याय में बारहमासा का वर्णन किया गया है? 5वें अध्याय में या 10वें अध्याय में, 15वें अध्याय में या 18वें अध्याय में? तो मित्रों, कवि प्रिया के 10वें अध्याय में जो है बारहमासा का वर्णन किया गया है, ठीक है, केशवदास के कवि प्रिया के। अगला प्रश्न कह रहा है, वेश्याओं का समूह किस शैली का चित्र है? कंपनी शैली का, कांगड़ा शैली का, गुलेर शैली का या राजस्थानी शैली का? ठीक है, वेश्याओं का समूह किस शैली का चित्र है? तो मित्रों, यह है आपके कंपनी शैली का चित्र। किस शैली का चित्र है? कंपनी शैली का चित्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, कंपनी शैली भारत के साथ साथ लोकप्रिय थी अमेरिका में, जापान में, श्रीलंका में या फिर ब्रिटेन में? ठीक है, यानी जो कंपनी शैली थी, अंग्रेजों के मुगलों के पतन के पश्चात जो शैली सक्रिय रही हिंदुस्तान में वो कंपनी शैली थी। तो कंपनी शैली भारत के साथ साथ और कहाँ लोकप्रिय थी, ये हमारा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ब्रिटेन में। कहाँ लोकप्रिय थी? ब्रिटेन। राजधानी किसकी है? लंदन की। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, निम्न में से किस कलाकार ने पाश्चात्य शैली का विरोध किया था? गगनेंद्रनाथ टैगोर ने या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने या राजा रवि वर्मा ने? ठीक है, पाश्चात्य शैली का विरोध पूरे जोर शोर से किया था जिस बंगाल शैली के कलाकार ने, उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर यानी अवनी बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र यात्रा के अंत में प्रभाव दिखाई देता है किस शैली का? मुगल शैली का या पहाड़ी शैली का, दोनों ही शैलियों का या इनमें से किसी भी शैली का नहीं?
ठीक है। तो बंगाल शैली के कलाकार अवनी बाबू ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था यात्रा का अंत, जिसमें एक ऊंट है और बिल्कुल सर के बल ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है। उस चित्र के हिसाब से उसका नाम हमारे कलाकार साहब ने बहुत अच्छा रखा है, और उस चित्र में जो प्रभाव दिखाई देता है वो इन दोनों शैलियों का दिखाई देता है। मुगल शैली का भी दिखाई देता है इसमें प्रभाव, और पहाड़ी शैली का भी इसमें प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस चित्र शैली का आरंभ किया उनका प्रभाव उनके किस शिष्य में दिखाई देता है? अब्दुल रहमान जुगताई जो उनके शिष्य थे उसमें, गुलाम मोहम्मद शेख, नंदलाल बोस, शारदा चरण उकेल। यानी प्रश्न पहले ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस चित्र शैली का आरंभ किया था उसका प्रभाव उनके किस शिष्य में दिखाई देता है, मतलब हर शिष्य में नहीं, एक दो ऐसे शिष्य थे जिनमें उनका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। तो उन शिष्यों में से इसमें से एक शिष्य थे कौन, ये पूछ रहा है। तो वो शिष्य थे मित्रों अब्दुल रहमान जुगताई साहब। कौन थे? अब्दुल रहमान जुगताई। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो के कला के कितने पीरियड से? देखिएगा यहाँ कला है, कलर हो गया है, यहाँ कला ये मात्रा है। ठीक है। कि पाब्लो पिकासो के कला के कितने पीरियड थे? 2, 4, 3, 1 या 3? ठीक है। पाब्लो पिकासो, उनके कला के कितने पीरियड थे? तो उनके कला के पीरियड थे 3। ठीक है। कौन कौन से थे भाई? एक था उनका ब्लू पीरियड, एक था उनका ग्रीन पीरियड, और एक था क्यूबिज्म यानी घनवाद। ठीक है। ब्लू कह रहा है, पिंक पीरियड, पिंक, पिंक ग्रीन। ठीक है। पिंक ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड और घनवाद था कुछ इस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, नंदलाल बोस ने कांग्रेस अधिवेशन के लिए कितने चित्र बनाए थे? ठीक है। महात्मा गांधी के कहे अनुसार उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के चित्र बनाए थे। तो यहाँ सवाल यह है कि नंदलाल बोस ने बनाए थे। पहला सवाल तो ये हो गया कि कांग्रेस अधिवेशन पे नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे उनके कहने पे, गांधी जी के? याद रखिएगा, गांधी जी के कहने पे। तो महात्मा गांधी के कहने पे उन्होंने चित्र बनाए थे 400 से अधिक था वो। कितना था? यहाँ पे 400 से अधिक रखिएगा, कहीं कहीं अगर इस तरह का विकल्प आ जाए तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए 400 प्लस में बनाया था। ठीक है। 400 हमने एक दायरा बस रखा है इस प्रश्न में अपने। अगला प्रश्न है, ऊंट नामक चित्र किस चित्रकार के रूप में? ऊंट नामक चित्र के, यहां देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारे हो गए हैं, के रहेगा यहाँ पे। ऊंट नामक चित्र के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं जया अप्पा स्वामी जानी जाती हैं, अर्पिता सिंह, अमृता शेरगिल या नंदिता दास। मतलब कि इस चित्र को फीमेल चित्रकार ने चित्रित किया है, कहने का मतलब। ठीक है। ऊंट नामक चित्र को, और उस चित्रकार, उस फीमेल चित्रकार का नाम है अमृता शेरगिल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, संगीतकार महिला किस कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र है? चित्र का नाम है संगीतकार महिला। ठीक है।
संगीतकार महिला। और किसने बनाया? गुलाम मोहम्मद शेख ने, जगदीश स्वामीनाथन, सतीश गुजराल, अब्दुल रहमान जुगताई। तो मित्रों, इसको बनाया है अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने, संगीतकार महिला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन क्या कह रहा है? द फॉरेस्ट नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? द फॉरेस्ट मतलब जंगल, फॉरेस्ट का मतलब ही होता है जंगल। तो द फॉरेस्ट नामक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया, या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, या असित कुमार हल्दर साहब ने? तो मित्रों, इसको चित्रित किया है अवनी बाबू ने, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कौन सी लोक कला प्राचीन काल में विदय के नाम से जाना जाता था? यानी कौन सी लोक कला है इसमें जिसे प्राचीन काल में विदय के नाम से जाना जाता था? किस नाम से? विदय के नाम से जाना जाता था। पिथौरा कला है वो लोक कला, या वर्ली कला है, मिथिला कला है, या पटचित्र कला? कौन सी कला है जिसे विदय के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था? तो प्राचीन काल में मिथिला कला को जो है विदय के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिथिला कला को घरों में मिथिला कला को घरों में मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है? यहाँ क्षेत्र का आशय एरिया से है, एरिया का आशय आपके दिशा से है, याद रखिएगा। किससे? दिशा से। मतलब कि मिथिला कला को जो घर है उस घरों में मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में चित्रित किया जाता था? समझ में आ रहा है ना? 5, 4, 6 या 3। ठीक है। तो वैसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो घर जब भी बनता है तो वो 4 कार्नर पे ही होता है। आपका घर जब भी बनेगा तो 4 कार्नर पे ही होगा, और 4 कार्नर तो जाहिर सी बात है कि 5 और 6 रिजेक्ट हो जाएगा, बचते हैं 4 और 3। तो अब इसमें आपको छांटना है थोड़ा सा लॉजिक लगा के, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। कितने तरीके से? 3 तरीके से उसको चित्रित किया जाता था, यानी 3 दिशाओं से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन क्या कह रहा है? इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? इटली में 15वीं सदी की कला शैली को अंतिम गोथिक कहा जाता है, या बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान कला, या चरम पुनरुत्थान काल? कला नहीं, काल है। ठीक है। चरम पुनरुत्थान काल, पूर्व पुनरुत्थान काल। 15वीं सदी की कला शैली को इटली में जिस नाम से पुकारा जाता है वो है आपका पूर्व पुनरुत्थान काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हवाई जहाज का सबसे पहले रेखांकन किसने किया था इसमें से? माइकल एंजेलो, देखिएगा यहाँ 2 बार हो गया है, एक रेबला हो गया है जिसकी जरूरत हमको नहीं है। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है, टाइपिंग मिस्टेक में ध्यान हट जाता है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, या राफेल? हवाई जहाज का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेखांकन किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था? तो मित्रों, उसको किया था लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची। अगला है, पुनर्जागरण का जन्म स्थान है। पुनर्जागरण का जन्म स्थान फ्लोरेंस है, या वेनिस, हालैंड है, या रोम? तो चलिए
कमेंट्स प्यारे प्यारे लाइक और शेयर, और फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का जन्म स्थान है फ्लोरेंस। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछना चाहता है। आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक चित्र है, या एक म्यूरल है, एक मूर्ति शिल्प है, या फिर एक वुडकट है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समझ लीजिए कि लाइफ ऑफ ए वर्जिन जो चित्र है या म्यूरल है या मूर्ति शिल्प है या वुडकट है, इनमें से आखिर है क्या ये। ठीक है, तो मित्रों ये है आपका वुडकट, याद रखिएगा। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है, एक वुडकट है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए आपके बेहतरीन प्रश्न काफ़ी पसंद करेंगे, और फेसबुक पेज को हमारे ज़रूर फॉलो करेंगे लाइक शेयर के साथ, और दूसरे को भी शेयर करेंगे। इसी बातों के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।